की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, तो 2 और 3 मीन्स ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, सो इट गिव्स ट्रू, दैट इज 1। फिर अब आगे हम देखेंगे 1 और सी, तो सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सी की वैल्यू है 4, तो 1 और 4, तो ये दोनों क्या होंगे, ट्रू है, तो इट रिटर्न्स ट्रू, दैट इज 1। तो अब यहाँ पर ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो चुका है, हमें इफ के अंदर मिला है इफ 1, दैट मीन्स ट्रू, तो हम इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। जब हम इफ ब्लॉक के अंदर आए तो हमें स्टेटमेंट मिली d इज इक्वल्स टू सी प्लस प्लस, तो प्लस प्लस हियर इज पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले आपको सी की वैल्यू डी के अंदर असाइन होगी, देन सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो डी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू इस समय क्या है 4, एंड देन सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी 5। क्योंकि इफ ब्लॉक ट्रू था तो एल्स ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम इफ ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे। अब हमें मिलेगी प्रिंटेड स्टेटमेंट, तो यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यूज हमने प्रिंट करवाई हैं, तो ए की वैल्यू इस समय क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू क्या है चेंज होकर अब हो चुकी है 5, तो सी की वैल्यू क्या है 5, एंड डी की वैल्यू है आपकी 4 यहाँ से जो कैलकुलेट हुई है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 5 एंड 4। तो सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क एंड राइट योर डाउट इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड फर्दर। If the question is clear, just write yes. Arsh Kumar, please put off your camera. Okay, ma'am, let's move to the next question. Okay. So this is your next question. Try to solve it. Write your answers in the chat box. Okay, so most of the people are saying C. B also now. Okay, very good. और बाकी बचे हुए लोग भी आंसर दीजिए अपना. Just try to solve it. You use your pen and papers and try to solve it. Even if आपका आंसर गलत आता है, no problem. Just try to solve it. Okay, मैम अब कंफ्यूजन हो गया है, A भी आने लग गया है, A, B और C. तो let's see the solution. So the correct answer is option number A. Now let us see how. यहाँ पर हम क्या हो रहा है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग सी प्रोग्राम प्रिंट्स ट्रू, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वैल्यू। तो हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ वैल्यूज को फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहली स्टेटमेंट है जिसमें x की वैल्यू क्या है 22 से इनिशियलाइज की गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में गिवन है इफ x इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर जो ध्यान से ऑब्जर्व करने की चीज है, यहाँ पर हमारी जो 10 है वो x में असाइन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई 10 में असाइंड हो चुकी है, मतलब अब x की वैल्यू आपकी चेंज होकर कितनी हो चुकी है 10 हो चुकी है। अगर यहाँ पर ये लिखा होता है x इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर क्या होता है ये जो 10 है इस x की वैल्यू से कंपेयर होता, फाइन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो 10 है वो x के अंदर असाइन हो गया है, तो इफ 10 हो गया ये, तो इफ 10 मीन्स इट्स ट्रू क्योंकि एक नॉन जीरो वैल्यू है। तो ये जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये क्या होगा, हमारा कर्सर जो है वो इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। अब जब हमारा कर्सर इफ ब्लॉक के अंदर आ गया, जब हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो आपका सी प्रोग्राम है वो ट्रू प्रिंट करेगा। तो ट्रू प्रिंट करेगा तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होनी है प्रिंट एफ वाली। तो यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए, यहाँ पर लिखा होना चाहिए ट्रू, और बचा हुआ जो भी है हमारा एल्स पार्ट में लिखा होगा क्योंकि वो तब एग्जीक्यूट ही नहीं होने वाला, फॉल्स। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, मेरा आउटपुट आएगा ट्रू, ओके। अगर यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 10 होता तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता, उस केस में यहाँ पर ट्रू होता और यहाँ पर फॉल्स आता। तो जो करेक्ट आंसर है इज योर ऑप्शन नंबर ए, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट ब्लैंक में आपका ट्रू आएगा एंड सेकंड ब्लैंक में आपका फॉल्स आएगा। तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? इफ यस देन राइट यस इन द चैट बॉक्स, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं।
जस्ट राइट yes और ओके जो आपको ठीक लगता है. कुछ लोग वाई भी लिख रहे हैं. वेरी गुड. शॉर्ट हैंड नोटेशंस. ठीक है, ठीक है. तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं. प्लीज मैम नेक्स्ट पे चलते हैं. Okay, so this is the next question on your screen. ओके, सो मोस्टली आंसर्स मैम ए आ रहे हैं. Okay, very good. बाकी भी सॉल्व कीजिए. Mostly everybody has given answers A. Now some people are saying B also. Let's see what is the solution. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. जिन्होंने भी ए दिया है वेरी गुड, और जिन लोगों ने बी दिया है तो एक बार देख लें इसे कैसे सॉल्व होना है, कोई टेंशन की बात नहीं है. तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहली लाइन क्या बोल रही है. ए इज इक्वल्स टू 6, बी इज इक्वल्स टू 7 एंड सी इज इक्वल्स टू 5. ओके, नाउ अब यहाँ पर हम इफ स्टेटमेंट देखें अगर, तो इफ स्टेटमेंट में आपका लिखा हुआ है ए लॉजिकल एंड, ए बिटवाइज और बी बिटवाइज एंड सी. ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर सेज सबसे पहले तो हमारी जो वैल्यूज है 7 एंड 5 इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं. तो 7 का बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी कन्वर्जन 0 1 1 1, एंड 5 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है 1 0 एंड 1. तो 0 1 0 एंड 1. अब बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या करता है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर अगर दोनों वैल्यूज 1 है तो वो रिटर्न करता है 1, अदरवाइज रिटर्न करता है 0. तो यहाँ पे 1 एंड 0 है तो क्या आएगा 0, यहाँ पे 1 एंड 1 है तो आएगा 1, और यहाँ पर आएगा 0. तो ये वैल्यू जो अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसे हमें क्या मिलेगी, ये हमें मिल गई 5. नाउ अब लगा हुआ है a और 5, तो a की वैल्यू क्या है 6. 6 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है, 6 का बाइनरी कन्वर्जन होता है 0 1 1 0. So 0 1 1 0 bitwise and 0 1 0 1. अगर हम इसे सॉल्व करें तो जो बिटवाइज और ऑपरेटर आपका होता है, बिटवाइज और ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू है या फिर 1 है तो इट रिटर्न्स 1, अदरवाइज 0. मतलब कि अगर 0 1 है तो आउटपुट आएगा 1, 1 0 है तो आउटपुट आएगा 1, 1 1 है तो भी आउटपुट क्या आएगा 1, और फिर 0 0 पर 0. तो ये किसकी डेसिमल वैल्यू होती है, ये आपकी डेसिमल वैल्यू होती है 7 की. तो अब एक्सप्रेशन जब हमारा सॉल्व हुआ तो अब हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं ए दैट मीन 6, लॉजिकल एंड 7. तो लॉजिकल एंड जैसे कि हमें पता है क्या करेगा, अगर दोनों ऑपरेंड में से दोनों ही ऑपरेंड अगर ट्रू होंगे तो क्या करेगा, ट्रू देगा, अदरवाइज क्या रिटर्न कर देगा फॉल्स. तो लॉजिकल एंड में देखिए ये भी ट्रू है क्योंकि एक नॉन जीरो वैल्यू है, ये भी ट्रू है क्योंकि एक नॉन जीरो वैल्यू है. तो ये जो इफ एक्सप्रेशन है ये आपको इवेल्युएट क्या करेगी, ट्रू. अब आपकी इफ कंडीशन हो चुकी है ट्रू, अब हम क्या करेंगे, हमारे इफ कंडीशन के अंदर आ जाएंगे. अब यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, ए प्लस प्लस. तो ए की वैल्यू क्या है 6, क्योंकि ये क्या है, एक पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है. तो सबसे पहले क्या होगा, ये वैल्यू को प्रिंट करेगा एंड देन ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा. तो आउटपुट में आपका प्रिंट करेगा 6 एंड देन ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके क्या कर देगा 7. तो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज 6. तो आई गेस ये अब सबको समझ में आ चुका होगा जिनका भी आंसर बी सी या डी में से कुछ आ रहा था. तो ये अब आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए. सबको क्लियर है, तो फिर हम आगे चलते हैं. Just write okay if it is clear to you. This question, if it is clear, just write okay. Okay, ma'am, ये question clear है. We can move. Okay, so this is the next question. Try to solve it.
Are we getting any answers? Yes, ma'am, we are getting B. B as Okay. the answer. Mostly students are saying B. ओके, सो वेरी गुड. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. अब देखते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कैसे है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी इफ एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट होगा. इसको हम इवेल्युएट करते हैं 5, देन लॉजिकल एंड, देन 2 बिटवाइज एंड 1. ठीक है. तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे. तो 2 का बाइनरी वैल्यू क्या होती है 1 0, और 1 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है 0 1. जब हम इसे बिटवाइज एंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 एंड 0. तो अब इसको हम रीराइट करें अपने एक्सप्रेशन को, तो ये क्या हो गया 5 एंड 0. तो अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि जो लॉजिकल एंड होता है वो क्या करता है, दोनों ऑपरेंड्स को चेक करता है. अगर एक भी फॉल्स हो तो वो क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है. तो यहाँ पर ये आपको एक वैल्यू फॉल्स मिल गई, दैट इज 0. तो ये क्या रिटर्न करेगा, आपको 0 रिटर्न करेगा. तो ये जो आपकी इफ वैल्यू है ये क्या है, किससे इवेल्युएट हो गई, इट इवेल्युएट्स टू फॉल्स. अब इफ वैल्यू अगर एग्जीक्यूट नहीं होगी तो क्या करेगा कि इफ के अंदर तो ये जाएगा नहीं. अब आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें कोई भी करली ब्रैकेट्स नहीं गिवन है. यू मीन हमें नहीं पता कि इफ ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है. तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, जब तक हमें फर्स्ट सेमीकोलन नहीं मिलता हम तब तक उसको इफ ब्लॉक का पार्ट मानते हैं. तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे आके मुझे मेरा फर्स्ट सेमीकोलन मिल गया, मतलब ये प्रिंटफ स्टेटमेंट जो आपकी है वो किसके अंदर है, ये आपकी इफ ब्लॉक के अंदर है, और बाकी दो स्टेटमेंट्स जो है आपकी इफ ब्लॉक के बाहर हैं. ओके. नाउ अब क्योंकि ये इफ ब्लॉक के अंदर है और ये इफ स्टेटमेंट जो है आपकी फॉल्स है, इट मींस कि ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगी नहीं. तो हमारे ये वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रिंट करेगा और ये प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रिंट करेगा. क्योंकि यहाँ पे ये पाइथन नहीं है तो यहाँ पर सी जो है आपकी इंडेंटेशन पर काम नहीं करती. तो इसका इंडेंटेशन सिर्फ कंफ्यूजन के लिए होता है, वो उसी लॉजिक से काम करती है जिस लॉजिक के में आपके लूप्स या डिसीजन कंस्ट्रक्ट वर्क करते हैं. अब इस प्रोग्राम में गिवन है कि जो आउटपुट है हमारे प्रोग्राम का वो क्या है, टीसीएस आईबीएम. और हमें पता चल गया कि ये दो प्रिंटफ स्टेटमेंट्स हमारे प्रिंट होने वाले हैं. तो फर्स्ट ये क्यू की वैल्यू हमको पता चल गई क्या होगी, टीसीएस, और इस आर की वैल्यू क्या होगी, आईबीएम. अगर अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, टीसीएस आईबीएम. बट हमें वैल्यू बतानी है पी क्यू आर की. अब हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो हमारे पास हर जगह सिर्फ 3 वर्ड्स के ऑप्शंस हैं, एक लर्निस, एक आईबीएम और एक टीसीएस, जिसमें से टीसीएस और आईबीएम हमें पता चल गया क्यू और आर है. तो बट ऑब्वियस सी बात है पी पर क्या आएगा, पी पर आएगा हमारा लर्निस. ठीक है. अब इसकी वैल्यू जो होगी, पी की वैल्यू होगी लर्निस, क्यू की वैल्यू है टीसीएस और आर की वैल्यू है आईबीएम. अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, टीसीएस और आईबीएम. सो हियर द करेक्ट आंसर इज लर्निस, टीसीएस एंड आईबीएम. ये आपकी पी की वैल्यू है, ये आपकी क्यू की वैल्यू है और ये आपके आर की वैल्यू है. तो आई थिंक ये सबको अब क्लियर होगा, जिस किसी को भी डाउट रहा होगा. Okay, just write okay if we are clear. We'll be writing okay after every question so that हम next question के लिए move कर सकें. Right, ma'am. Let's move to the next one. Okay, very good. So let's move to the next question. Here is the next question on your screen. Okay, just one answer till now. B, D, C. Okay, B. अब A भी आ गया है. Try. Mostly people are saying B, some are saying C and some are saying D. Okay. मैम मोस्टली आंसर्स हमारे पास बी आए हैं, कुछ बच्चों ने ए और सी भी बोला है. Okay, so let's move to the next. The correct answer is option number D. Let's see how. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए. यहाँ पर है सबसे पहले int a is equals to 5. Perfectly fine. If x is less than 1, okay, so printf get. ठीक है. इस x is equal to 5, printf ready. जैसे ही हम इस स्टेटमेंट में आएंगे तो आप ध्यान से अगर इस स्टेटमेंट को देखिए तो यहाँ पर क्या गिवन है, if
बट यहाँ पे कोई भी कंडीशन या एक्सप्रेशन जो है वो मिसिंग है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, जिन भी बच्चों ने जो आपसे प्लेलिस्ट शेयर होगी, अगर आपने ध्यान से देखा हो, तो अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर आपका एक्सप्रेशन या कंडीशन मिसिंग होती है तो उसे पता ही नहीं चलेगा कंपाइलर को कि क्या चेक करना है, अंदर जाना है कि नहीं जाना लूप के। तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट विल जनरेट एरर। मतलब कि हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि इफ कंडीशन में अंदर एक्सप्रेशन या कंडीशन का होना बहुत जरूरी होता है, तो इन दैट केस इट विल जनरेट एन एरर। सो हमको ध्यान रखना है कि इसको इसमें क्या आएगा, एरर। बाकी पूरे कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस लाइन पे जो कंपाइलर है वो आपका एरर जनरेट कर देगा। सो डी इज द राइट आंसर इन दैट केस। आई थिंक सबको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। मैम वन स्टूडेंट इज आस्किंग क्या कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है लाइक ट्रू और फॉल्स? नो, इन केस ऑफ इफ देयर इज नो डिफॉल्ट वैल्यू, उसको कुछ ना कुछ इवेल्युएट करने के लिए चाहिए होता है। अगर आपको कुछ इवेल्युएशन के लिए नहीं है देन यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि इधर टू गो इनसाइड और नॉट। सो इन दैट केस इफ की कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। So right, if it's clear, then just write okay, everyone. Just write okay. So we'll move to the next question then. Okay, ma'am, let's move. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िएगा और सॉल्व कीजिएगा। ज्यादातर बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं मैम बी, और कुछ लोग कह रहे हैं सी। ओके, Now the majority is going towards C. अब majority ओके। आंसर C है और उसके बाद B. Let's see the solution, मैम. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व करके कोशिश कर रहे हैं आउटपुट देने की। और अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं तो आई गेस आप लोग इसका आंसर सही दे पाते। बस लेट्स सी किस तरीके को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गिवन है a इज इक्वल्स टू 50। ओके, नेक्स्ट आपके इफ कंडीशन कह रही है कि आप 50 जो है वो बड़ा है 35 से, 50 इज ग्रेटर देन 35। कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो हम इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। अब हम इफ ब्लॉक के अंदर आ गए तो अब एक और कंडीशन मुझे मिली, क्या जो 50 है वो छोटा है 30 से? कंडीशन इज फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो अब हमको कहाँ जाना है, क्योंकि ये इंडेंटेशन तो कुछ और कह रहा है, बट मैंने आप लोगों को बोला था कि हमें इसके इंडेंटेशन पर नहीं जाना है। हम यहाँ पर देखेंगे कि इफ कंडीशन फॉल्स है तो ये इसका ही एल्स पार्ट होगा, तो ये एल्स पार्ट पे जाएगा और मारुति को प्रिंट कर देगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ, तो इस बात को बेटा ध्यान से सुनिए कि जब आपको मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स दे रखे हो और एक ही एल्स स्टेटमेंट दे रखा हो या इस तरीके का कुछ सिनेरियो हो, तो जो भी आपका एल्स स्टेटमेंट होता है वो सबसे नियरेस्ट इफ का एल्स कंसिडर किया जाता है। ओके, तो ये वाला जो एल्स है ये इस वाले इफ का एल्स है, ना कि इस वाले इफ का। तो ये वाला जो एल्स है ये इस इफ के लिए वर्क करेगा। और ये वाला इफ क्योंकि ट्रू है तो हम लूप के अंदर आ गए, ए को लेस देन चेक किया, ये फॉल्स था तो ये वाले एल्स पार्ट पर गए और हमको प्रिंट क्या हो गया, मारुति जो है हमारा स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मारुति। आई होप कि क्लियर है सबको। जिन्होंने भी सी आउटपुट बोला था वो लोग इस एल्स को इस इफ का पार्ट समझ रहे होंगे, तो नथिंग बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, बट द करेक्ट आंसर इज मारुति। इज इट क्लियर? राइट यस और नो? Please write yes or okay, whatever is suitable to you. Right, ma'am. बच्चों ने लिख दिया है. Let's move to the next question. ओके, वेरी गुड। सो देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन।
आई विल सजेस्ट कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, आंसर भले ही लास्ट के 15 सेकंड में दो, बट क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करिए सभी लोग। Okay, so we've been getting answers C. Piyush Dubey has answered first and we are getting answers C. मैम सब लोग C बोल रहे हैं. Okay. Okay, let's see the solution now. So the correct answer is option number A. It's okay, जिसका भी ऑप्शन गलत आया, जो सॉल्व नहीं कर पाया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमें पता चलेगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। आप एक बार ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या मिली, एक स्विच कंडीशन मिली। ओके, तो स्विच कंडीशन में हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, सबसे पहले तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे एक स्ट्रिंग गिवन है, लर्निस प्लेसमेंट। ये लर्निस प्लेसमेंट एक स्ट्रिंग गिवन है, तो सबसे पहले तो हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, लर्निस प्लेसमेंट। फाइन। अब ये स्ट्रिंग जो होती है, सी में क्या होता है, कैरेक्टर एरे होता है, तो हर किसी का कुछ ना कुछ एड्रेस रहा होगा जहां पे ये स्टोर होंगे। तो लेट से ये 101 है, 100 है, या 101 है, और ऐसे करके ये आपके एड्रेसेस स्टोर होंगे। और यहाँ पर लेट से ये 115 है। फाइन। अब इसी तरीके से यहाँ पर इसके कुछ इंडेक्स वैल्यू भी रही होंगी, तो लेट से 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, यहाँ पे इसकी कुछ इंडेक्स वैल्यूज रही होंगी। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, 5 + 4 इस स्ट्रिंग में ऐड किया है, तो 5 + 4 वुड बी इक्वल टू 9। तो अब हम इसमें 9 प्लेसेस तक स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 आगे चलेंगे, तो 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो 9 पर हमारा इस जो भी एड्रेस होगा, लेट्स इसका एड्रेस 109 है, तो ये एड्रेस पर आपका ये वैल्यू 9 इसमें ऐड करने पर ये एड्रेस आपको रिटर्न करेगी। तो अब हम स्विच स्टेटमेंट को कैसे रीराइट करेंगे, स्विच स्टार 109। ओके, अब स्टार वैल्यू पॉइंटर वेरिएबल क्या बताता है कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पर क्या वैल्यू है, वैल्यू एट बताता है। तो वैल्यू एट 109 इज व्हाट, वैल्यू एट 109 इज ए। सो यहाँ पर आपका आउटपुट क्या आया, ए। तो स्विच ए कैरेक्टर आपका आया। तो अब जैसे ही स्विच ए कैरेक्टर आया, तो हम स्विच के अंदर जाएंगे और केस ए को सर्च करेंगे। तो पहला ही केस मुझे क्या मिल गया, केस ए मिल गया। हम इसके अंदर गए, तो यहाँ पर इसने बोला है कि प्रिंट एफ कर दो स्काई। ठीक है, तो हमने आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट कर दिया, स्काई को प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट लाइन हमें मिली ब्रेक, तो जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ, तो हम स्विच कंडीशन से बाहर आ जाएंगे और हमारा जो आउटपुट है स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, स्काई आ जाएगा। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर क्या किया था, लर्निंग प्लेसमेंट में 9 प्लेसेस को आगे चले ऐड किया, हमें ये वाला एड्रेस मिला, इस एड्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट किया और हमारा क्या प्रिंट हो गया, स्काई प्रिंट हो गया आउटपुट स्क्रीन पर। तो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बट अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और आएंगे, नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज राइट यस और ओके। मैम एक बार और इसका एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके फाइन, तो एक बार हम इसको और देखते हैं। यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, लर्निस प्लेसमेंट। ठीक है, लर्निस प्लेसमेंट आपको गिवन है। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया, अपनी स्ट्रिंग ड्रॉ कर ली लर्निस प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैंने LEARNYSPLACEMENT। ओके, तो ये हमारी स्ट्रिंग आ गई। तो यहाँ पर लेट से इसका जो बेस एड्रेस था वो स्टार्ट हुआ 100 से और ये आगे चला 101 102, यहाँ पर होगा कुछ 109 और यहाँ पर होगा 115। आप पूरा लिख सकते हो, कुछ इस तरीके की वैल्यूज आएंगी। +1 हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसकी कुछ इंडेक्स वैल्यू होगी, तो एरे है तो 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। नाउ अब क्या होगा यहाँ पर, अब इस वैल्यू में हमने क्या लिखा है, 5 + 4। तो 5 + 4 कितना होता है, 9। तो हम 0th से 9 प्लेसेस तक आगे चलेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9।
तो हम 9 पर आए तो क्या रिटर्न होगा, रिटर्न होगा इसका एड्रेस, इस पोजीशन का, इस लोकेशन का एड्रेस। तो इस लोकेशन का एड्रेस क्या है, 109 है। और इसके आगे आप यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, स्टार। तो हमें रिटर्न करेगा क्या, वैल्यू एट दिस एड्रेस। तो इस एड्रेस पर वैल्यू क्या है, स्मॉल ए। तो हमें क्या रिटर्न हो गया, स्मॉल ए। तो अब हम स्विच के अंदर जाएंगे और केस को सर्च करेंगे, तो पहला ही केस मुझे क्या मिल गया, स्मॉल ए। और इस स्मॉल ए को अब वो क्या करेगा, इसके अंदर स्टेटमेंट है प्रिंट एफ स्काई, तो उस स्काई को प्रिंट कर देगा एंड देन ब्रेक हो जाएगा। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, स्काई। अब क्लियर है आपको? If it is clear, then everybody please just write a simple yes or a okay, whatever is suitable. Okay, ma'am, let's move to the next question. Okay, fine. So this is the next question on your screen. Okay, so we have started getting answers also, and we are getting answers as B. Mostly we are getting B. Okay, everyone is now B, only one D I can say. Shri Divya is saying D. Now A also. Okay. Okay, so some people can say C also. We'll have all the options then. A, B and D तो आ गया है. C बचा है बस. Okay, so there's a lot of confusion between A, B and D. Manshu has now said C also. Very good. आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं कैसे आया। यहाँ पर बोल रहे हैं कि द फॉलोइंग सी प्रोग्राम प्रिंट्स 31 एंड 31, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y। हमें वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू 25, ओके, और y की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन ए को पिक करते हैं। तो लेट से अगर y की वैल्यू 31 होती है तो क्या होगा, तो मैंने y की वैल्यू को पुट किया 31, फाइन। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी लाइन है इफ स्टेटमेंट एंड इट सेज इफ x इज इक्वल्स टू 30। तो हम इस तरीके का क्वेश्चन अभी पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंगल इक्वल टू लगा है, दैट मीन्स इट्स एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये 30 वैल्यू जो है वो x के अंदर क्या हो चुकी है, असाइन हो चुकी है। तो अब x की वैल्यू चेंज होकर आपकी कितनी हो गई, x की वैल्यू चेंज होकर हो गई आपकी 30। और ये क्योंकि ये नॉन जीरो वैल्यू है तो कंडीशन टर्न्स टू बी ट्रू, इट इवेल्युएट्स टू ट्रू। तो हम इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। इफ ब्लॉक के अंदर वो बोल रहा है y प्लस प्लस, तो y प्लस प्लस यहाँ तो ना तो ये प्रिंट एफ में लिखा हुआ है ना ही किसी में असाइन हो रहा है, सिंपल एक पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो ये सिंपली y की वैल्यू को क्या कर देगा, एक वैल्यू से इंक्रीमेंट कर देगा। y की वैल्यू क्या हो गई अब 32। अब हमारा नेक्स्ट आता है प्रिंट एफ स्टेटमेंट। ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट में वैल्यू प्रिंट हो गई प्लस प्लस एक्स। तो प्लस प्लस एक्स, क्योंकि अब x की वैल्यू 25 तो रही नहीं, x की वैल्यू चुकी है 30 और यहाँ है प्री इंक्रीमेंट, तो पहले x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी देन प्रिंट होगी। तो आउटपुट में क्या आ गया 31 एंड देन आपका हो रहा है y प्लस प्लस। तो y की इस समय करंट वैल्यू क्या है 32, पर यहाँ पर क्या लगा हुआ है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पहले वैल्यू प्रिंट होगी 32 एंड देन y की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी 33। तो आउटपुट क्या आ रहा है इससे आपका 31 एंड 32। बट हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आउटपुट क्या आना चाहिए 31 एंड 31। अब हम ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू रखती 30 तो क्या होता, x की वैल्यू थी 25। इफ कंडीशन में आए x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 30 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई। लूप के अंदर आए y प्लस प्लस हो गया, y कितना हो गया 31 हो गया। फिर अब अगेन हमारा प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा, प्लस प्लस एक्स हुआ, प्लस प्लस एक्स हुआ, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ 31 प्रिंट हुआ एंड देन हुआ y प्लस प्लस। तो पहले वैल्यू प्रिंट होगी यानी कि 31 प्रिंट होगा, देन y की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी। तो आउटपुट क्या आ गया 31 एंड 31। तो इट मीन्स दैट कि y के अंदर वैल्यू क्या आनी चाहिए 30। तो हमारा आउटपुट जो है वो 31 एंड 31 आ जाएगा। सो B इज द राइट आंसर। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
जिनके भी आंसर्स ए, सी एंड डी आ रहे थे? Just write okay if it is clear. Right, ma'am. Let's move to the next one. Okay, so this is the next question on your screen. Solve it. अरे प्रज्जू, Whoever has opened their mics, please put it off. Remember that this kind of behavior will not be tolerated. Put your mics off all the time. Okay, so we've been getting answers as C, ma'am. Most of the answers are C. Okay. So the correct answer is option number D. Now let's see why. अब यहाँ पर आप लोगों ने शायद वीडियोस देखी नहीं है, बट इट्स ओके, मैं यहाँ पर बताती हूँ कि ये एरर क्यों है। जब भी हम स्विच केस का यूज करते हैं या हम किसी भी डिसीजन कंस्ट्रक्ट का यूज करते हैं, तो हर किसी में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो हम यहाँ पे इसको अगर एग्जीक्यूट करें इस कोड को, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैर सी एच इज इक्वल्स टू पी। तो मतलब कि आपका कैरेक्टर के अंदर एक लेटर पी स्टोर हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर हमारे स्विच सी एच, तो यहाँ पर इसने क्या पास कर दिया, पी को पास कर दिया। नाउ अब यहाँ पर हम आए, केस डी लिखा हुआ है, केस पी लिखा हुआ है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन्हें पी मिला, उन्होंने पुणे प्रिंट किया, देन वो ब्रेक हो गए, बाहर आए, इंडिया प्रिंट किया, तो आपका आंसर सी आ रहा था। बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जो आपके केस में वैल्यूज है वो लिखी हुई है डबल कोट्स में डी एंड डबल कोट्स में पी। तो जब भी आप किसी चीज को डबल कोट्स के अंदर लिख लेते हो, देन इट विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग। बट अगर आप उसे सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हो, देन इट विल बी ट्रीटेड एज कैरेक्टर। तो यहाँ पर हमें जो चीज ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो आपके केस होते हैं, ये सिर्फ इंटीजर कांस्टेंट एक्सप्रेशंस को ही लेते हैं, सिर्फ इंटीजर कांस्टेंट एक्सप्रेशंस को। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग क्या रिटर्न करती है, एक एड्रेस रिटर्न करती है, बेस एड्रेस। तो वो एक इंटीजर कांस्टेंट एक्सप्रेशंस नहीं होते। तो लाइन दिस एंड दिस, ये दोनों लाइंस क्या जनरेट कर देंगी आपकी, ये दोनों लाइंस आपकी जनरेट कर देंगी एरर। क्लियर हुआ सबको? ये दोनों लाइंस जो है आपकी जनरेट कर देंगी एरर। सो दिस इज द एरर। यहाँ पर ये दोनों लाइंस में एरर है, तो इसलिए आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एरर। क्योंकि यहाँ पर केस जो होता है वो सिर्फ इंटीजर कॉन्स्टेंट्स को लेता है, पर अगर वो सिंगल कोट्स में लिखा होता तो इसको इंटीजर कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देता बाय टेकिंग इट्स आस्काई वैल्यू। तो अगर ये सिंगल कोट्स में पी लिखा होता तो आपका ऑप्शन सी आता, बट यहाँ पे डबल केस में है, तो ये क्या ट्रीट कर रहा है, एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। तो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैम एक बार और बता दीजिए। ओके फाइन, तो एक बार ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपका जो कैरेक्टर में क्या स्टोर है, पी स्टोर है, जो कि बिल्कुल ठीक है। सी एच इज इक्वल्स टू आपका गिवन है पी। अब यहाँ पर जो केस में आपके डबल कोट्स में वैल्यू लिखी हुई है डी एंड पी, तो जब भी आप किसी भी वैल्यू को डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें एक स्ट्रिंग थी लर्निस प्लेसमेंट, वो डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई थी, तभी हमने एज्यूम किया कि वो एक स्ट्रिंग है। तो अगर सिंगल कोट के अंदर आप कुछ लिखते हैं वो ट्रीट होता है एज ए कैरेक्टर, और अगर आप डबल कोट्स के अंदर कुछ लिखते हैं तो वो ट्रीट होता है एज अ स्ट्रिंग। बट केस की क्या लिमिटेशन होती है कि हम केस उसी वैल्यू को रख सकते हैं जो कि रिटर्न करे एक इंटीजर कांस्टेंट एक्सप्रेशन को, ठीक है, या एक इंटीजर कांस्टेंट होना चाहिए। पर यहाँ पर जो डी और पी है वो क्या रिटर्न करेंगे, कुछ एड्रेस रिटर्न करेंगे, जो कि इंटीजर्स तो बिल्कुल नहीं होते। तो इसीलिए ये दोनों लाइन पर क्या जनरेट हो जाएगा, आपका एरर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंटीजर कॉन्स्टेंट्स ही अलाउड होते हैं। ओके, तो ये लाइन जो है वो एरर जनरेट करेंगी, इसलिए आपका आउटपुट क्या है, एरर है। अब मैं क्लियर हूँ सबको? राइट मैम, एक वजह ये पूछना चाह रहा है कि अगर डिफॉल्ट के बाद हमने ब्रेक नहीं लिखा हुआ है तो क्या उससे हाँ, कोई फर्क पड़ेगा, या फिर अगर हमने ब्रेक लिख दिया तो वहां कोई एरर आएगा? मतलब अगर वहां ब्रेक है या नहीं है, उसका सिनेरियो एक्सप्लेन कर ब्रेक दीजिए। लिखने से या ब्रेक ना लिखने से कोई एरर नहीं होता। लेट सपोज यहाँ पर ब्रेक नहीं लिखा होता तो क्या होता, केस डी अगर सिंगल कोट्स में होता लेट से, और यहाँ पर मैं डी पास करती, तो केस डी एग्जीक्यूट होता,
क्योंकि ब्रेक नहीं है तो नेक्स्ट केस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता। अगर ब्रेक है तो वो आगे के केसेस एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो आपका स्विच कंडीशन से बाहर आ जाएगा। ओके, तो ब्रेक इज जस्ट लिखा जाता है सिर्फ ये बताने के लिए कि आपको आगे के केसेस पे एग्जीक्यूट करने हैं, या सिर्फ ये केस ट्रू हो जाए तो आप बाहर आ जाएंगे, दैट्स इट। दिस इज द ओनली मीनिंग ऑफ ब्रेक। और डिफॉल्ट में आप ब्रेक लगाएं चाहे ना लगाएं, डिफॉल्ट के बाद तो वैसे भी आपने बाहर ही आना है स्विच कंडीशन के, तो यहाँ पे ब्रेक लगाना या ना लगाना डजंट मेक एनी सेंस। तो इससे कोई एरर जनरेट नहीं होता, ब्रेक से आपका कभी भी कोई एरर नहीं आएगा। एम आई क्लियर टू ऑल ओके ऑफ मैम। यू? यस मैम, अगर बच्चे आप सबको क्लियर है तो एक बार ओके लिख दो सभी लोग। जस्ट राइट ओके इफ इट्स क्लियर। ओके राइट, ठीक है। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, now I'll take 2 minutes ma'am, and I'll just request everyone, all of you who is present in this class, please write your university roll numbers. Right, Okay. already लिखना शुरू कर दिया है, very good, very intelligent students. So just write your university roll numbers फटाफट and we'll then resume the class. I'll give you just 1 minute to write it. It's enough. So please 1 minute में आप बस अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखो। नाम वाम की जरूरत नहीं है, बस यूनिवर्सिटी रोल नंबर विदाउट एनी स्माइलीज और एनी काइंड ऑफ इमोजीज। जस्ट राइट योर यूनिवर्सिटी रोल नंबर, दैट इज खत्म, इतना ही लिखना है। Okay, so the last I can see is Saksham. After Saksham, if anybody wants to write, then write it fast. Saksham, you've already written it once. Do not write it twice. जो भी आप पहला रोल नंबर लिखेंगे वो कंसिडर हो जाएगा। दोबारा मत लिखिए, एक ही बार लिखिए और सही लिखिए। Okay. So I think everybody has now written their roll numbers. Anybody is remaining, just write it. Otherwise, Prajwal के बाद I'm going to close the attendance. I will not consider any roll numbers after that. कोई रह गया है तो प्रज्वल श्रीवास्तव के बाद आप लिख सकते हो अभी, अदरवाइज आई विल नॉट कंसिडर इट। राइट, ओके, सो प्रज्वल श्रीवास्तव इज द क्लोजिंग अटेंडेंस। ओके मैम, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this is the next question on your screen. Read the question carefully and then write your answers. Okay, so we have got answers as A, B, C, D, everything we are getting. Now C, okay. Others also try to solve it and give your answers. Okay, A, B, C, D, right? Mostly saying C. Okay, maximum majority, it's saying C. Others are confused between A and B. Some people are also saying D. Let's see the solution, ma'am. Okay, so the correct answer is option number C. तो देखते हैं कैसे आ रहा है ऑप्शन सी। तो सबसे पहले एक ए वेरिएबल इनिशियलाइज किया गया है। नाउ यहाँ पर आता है स्विच केस, जिसमें हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है a इज इक्वल्स टू प्रिंट एफ हेलो। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे मिला प्रिंट एफ हेलो, तो इसमें तो कुछ टेंशन की बात ही नहीं। सबसे पहले हमारी आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा? हेलो। वो हमें सारे ऑप्शंस में दिख भी रहा है। तो सबसे पहले प्रिंट हो गया हेलो। अब देखने की बात यह है कि ये प्रिंट एफ वैल्यू जो है ये ए में स्टोर हो रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि ए में क्या स्टोर होगा। तो ए में क्या स्टोर होगा, तो प्रिंटएफ क्या रिटर्न करता है? जितने भी कैरेक्टर उसने स्क्रीन पे प्रिंट कराए हैं उसका काउंट वो रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पे अगर हेलो को काउंट करें तो 1 2 3 4 एंड 5। तो ए के अंदर क्या रिटर्न होगा? ए में क्या साइन हो जाएगा? 5। तो ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है? हमारी 5 हो चुकी है।
तो printf स्टेटमेंट क्या रिटर्न करता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट ही विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। तो जो भी वो प्रिंट करता है स्क्रीन पर उसको वो रिटर्न करता है उसका काउंट। तो अब हमें क्या मिल गया? 5 मिल गया। तो अब हम सर्च करेंगे 5 को। तो हम केस के अंदर आए तो हम सबसे पहले जाएंगे केस 5। तो हमें केस 5 यहाँ पर मिल गया। जैसे ही मुझे केस 5 मिला तो हम केस 5 के अंदर गए, उसमें लिखा है प्रिंट एफ 5। तो सबसे पहले क्या होगा? आपका 5 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि इस 5 के बाद कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट गिवन नहीं है तो अब क्या होगा? नेक्स्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो नेक्स्ट केस क्या है? केस नंबर 10। उसके अंदर हम गए, उसमें क्या वो करवा रहा है? 10 को प्रिंट करवा रहा है। तो उसने 10 को प्रिंट करा दिया, 10 प्रिंट हो गया। अब उसके बाद हमें क्या मिल गई? एक ब्रेक स्टेटमेंट मिल गई। तो जैसे ही मुझे ब्रेक स्टेटमेंट मिल गई हम स्विच कंडीशन के बाहर आ गए। तो हमारे जो स्क्रीन पर आउटपुट प्रिंट हुआ वो क्या हुआ? हेलो 5 एंड 10। So C is your right answer. It is clear to all of you? Right? Is right, Yes. okay? Okay, ma'am. Let's move to the next one. Okay. तो फटाफट से ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अब आप सब लोग। Okay, we are getting answers as B. Mostly students saying B. Okay, others also write your answers. Can I move to the solution? Just a second, ma'am. कुछ बच्चे और लिख रहे हैं B. Right. Okay. So mostly majority हमें B देखने को मिल रही है. Right. Let's move to the solution. Nagendra, Okay. please switch your camera. So the correct Nagendra answer Kumar. is Just a second, ma'am. Nagendra Kumar, please switch off your camera. I'd request each and everyone once again, please put off your cameras. It will only create distractions, nothing else. Okay, ma'am, let's continue. okay. So the correct answer is option number D. Now let's see how. तो सबसे पहले तो कि जब भी किसी प्रोग्राम में एरर आता है उसमें प्रोग्राम को लिखने का इंटेंशन सिर्फ यही रहता है कि आपको पता होना चाहिए कि हम कोई भी डिसीजन कंस्ट्रक्ट को यूज कर रहे हैं तो किस कंस्ट्रक्ट की क्या लिमिटेशंस होती है। कई बार आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको ये पूछ लिया जाता है कि किस कौन कौन सी पर्टिकुलर लाइंस एरर जनरेट कर रही हैं और वो आप तभी बता सकते हैं जब आपको पता हो कि एरर कब जनरेट होती है। तो दिस इज द ओनली इंटेंशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। और बेटा ये क्लास जो है ये क्लास आप लोगों के प्लेसमेंट के लिए है। कुछ ही दिन के बाद कॉग्निजेंट एंड देन कुछ दिन के बाद टीसीएस आने वाली है और ये क्वेश्चन उन सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आप इस तरीके का न्यूसेंस क्रिएट करेंगे या डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे इसमें सिर्फ आप ही का लॉस है। तो एटलीस्ट जो लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं तो आप उसे पढ़ने दीजिए। यू आर नॉट फोर्स्ड टू अलाउ टू अटेंड द क्लास। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन लीव द क्लास, बस प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए क्लास को। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कुछ वेरिएबल्स गिवन है। a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू 5। ओके। अब यहाँ पर दिया हुआ है स्विच 8। तो हमें इसमें से देखना है कोई केस 8 है। बट अगर आप इस केसेस को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? a प्लस b प्लस c प्लस a। अगर हमने अभी अभी देखा था और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो केस स्टेटमेंट्स होते हैं वो सिर्फ इंटीजर कांस्टेंट को कंसीडर करते हैं। ठीक है। पर ये ए बी सी ये सब क्या है? ये सारे ए बी एंड सी ये सब क्या है? ये सब वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स मींस जिनकी वैल्यूज जो है वो वेरी हो सकती हैं, दे आर नॉट कांस्टेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों ही लाइनों में इस तीनों ही लाइनों में कंपाइलर क्या जनरेट कर देगा? कंपाइलर एरर को जनरेट कर देगा। क्यों? क्योंकि दिस ए बी एंड सी आर द वेरिएबल्स
एंड केस ओनली अलाउज इंटीजर कांस्टेंट एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल अलाउड नहीं है, इसलिए वो जो भी आप इवेल्युएट करते हो वो एक इंटीजर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों लाइनों में क्या जनरेट हो जाएगा, एरर जनरेट हो जाएगा। दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। If it's clear, then just write okay. मैम एक बार और बता दीजिए। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है सिंपल कुछ वेरिएबल्स गिवन है, आपको एक स्विच स्टेटमेंट गिवन है और कुछ केसेस गिवन है। अब हम जनरली करते क्या है, जो भी स्विच स्टेटमेंट के अंदर होता है हम उससे रेलिवेंट उसका केस स्विच के अंदर सर्च करते हैं। बट अगर हम यहाँ पे केसेस को, यहाँ पे सारे केसेस को ध्यान से देखें तो इसमें हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब क्या होगा कि जैसे ही मैंने लिखा ए प्लस बी, तो ये सम तो पॉसिबल है, हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये वैल्यूज जो आएंगी ये कांस्टेंट नहीं होंगी, क्योंकि हो सकता है मैं बाद में ए की वैल्यू चेंज करके कुछ 12 कर दूं, बी की वैल्यू 5 कर दूं, सी की वैल्यू 8 कर दूं, तो फिर इस केसेस की वैल्यूज क्या होंगी, बार बार चेंज होंगी, जो कि स्विच अलाउ नहीं करता। इट मीन्स दैट कि जो भी आप कोई केस लेते हैं वो केस हमेशा क्या होना चाहिए, एक इंटीजर कांस्टेंट होना चाहिए। स्ट्रिंग्स आर आल्सो नॉट अलाउड, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था। तो क्या होना चाहिए, वो एक इंटीजर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये बात आपको आपके माइंड में सेट करनी होगी कि केस ओनली अलाउड इंटीजर कांस्टेंट एक्सप्रेशन, और ये सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है केस का और स्विच का, कि स्विच में भी आपके इंटीजर कांस्टेंट्स आ सकते हैं और केसेस में भी आपके इंटीजर कांस्टेंट्स जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो स्विच होता है वो सिर्फ अलाउ करता है आपके इंटीजर्स को, और जो केसेस होते हैं वो आपके अलाउ करते हैं इंटीजर कांस्टेंट एक्सप्रेशंस को। तो यहाँ पर क्योंकि ए और बी और सी ये सारे वेरिएबल्स हैं, इसलिए यहाँ पर आपकी एरर जनरेट हो जाएगी। मैम अगर हमने केस में जैसे a प्लस बी या b प्लस सी लिखा हुआ है, हम केवल a लिखते हैं या हम b लिख दें या c लिख दें, तो क्या अगर चलेगा? सिंगल आप, ओके, तो अगर आप सिंगल ए लिखते हैं, आपने लिखा केस ए, तो ये नहीं चलेगा क्योंकि ए एक वेरिएबल है। लेकिन अगर आप ये लिखते हैं केस सिंगल कोट्स में ए, तो ये बिल्कुल चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है क्या रिटर्न करेगा, स्मॉल ए की आस्काई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वो एक इंटीजर कांस्टेंट होता है। स्मॉल ए कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू हमेशा सेम रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती, तो ये बिल्कुल परफेक्टली चलेगा। अगर मैं लिख देती हूँ केस डबल कोट्स के अंदर ए, जो कि अभी ये केस आया भी था, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इट मीन्स दैट कि ये एरर है, ये एरर है, बट ये एरर नहीं है, तो ये आपका परफेक्टली चलेगा। यहाँ पर वो क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पर वो एड्रेस रिटर्न करेगा जो वैलिड नहीं है। यहाँ पर वो एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू वेरी हो सकती है, तो ये वेरी नहीं है, सिर्फ ये कंडीशन सही है। आई थिंक अब आप लोगों को डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर ये चीज किसी ने भी पूछी है, वेरी गुड, इससे आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी आई मस्ट से। मैम एक चीज और है कि अगर जैसे ए बी सी जो वेरिएबल्स हैं, अगर हम इनके आगे कांस्टेंट जो हमारा कीवर्ड होता है CONST, अगर हम वो लगा देते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, क्या तब चलने की प्रोबेबिलिटी जी है? हाँ, तब वो चल सकता है। राइट, सो आई थिंक सिद्धार्थ, अंकुर, प्रसन्नजीत एंड उत्कर्ष, यू गॉट योर आंसर्स राइट। एंड अनदर डाउट कि अगर आपने ए प्लस बी लिखा है बट सिंगल कोट्स में लिखा है, हाँ जी, ए प्लस बी लिखा है पर सिंगल कोट्स में लिखा है, तो सिंगल कोट्स में बेटा सिर्फ सिंगल कैरेक्टर अलाउड होता है, वो वैसे भी एरर जनरेट कर देगा। right, and strings, as already ma'am has told, strings में नहीं चलेगा. So I think if it is clear, just write okay, all the doubts have been addressed. Right, okay, so everyone's writing okay. Right, very good. Let's move to the next question, ma'am. Okay, so this is the next question. Solve this question and then give me the answers.
Are we getting any answers? Yes, ma'am, we are getting answers as B. Everybody almost has said B. A few have said D, and one or two have said A. So now D and B is the confusion. But the correct answer is option number A. I think कि जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ इसी क्वेश्चंस तक आपको लिमिटेड नहीं रहना है, आप खुद से जाकर अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को अलग अलग फॉर्मेट में अप्लाई कीजिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इसी से रिलेटेड आए, बट सिर्फ यही क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो आपको क्या करना है कि खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस पर डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अभी आप देखिए आपके हर क्वेश्चन पे आंसर्स जो है वो वेरी करते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक न्यू कॉन्सेप्ट है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इस क्लास में ही नहीं पढ़ना है, इस क्लास के बाहर भी आपको प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक वेरिएबल है फ्लावर जिसकी वैल्यू है कैपिटल एम। ओके, तो इस फ्लावर की जो वैल्यू है वो है कैपिटल एम। अब फटाफट मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि कैपिटल एम की आस्काई वैल्यू कितनी होती है। व्हाट्स द आस्काई वैल्यू ऑफ कैपिटल एम? 77. We've got the answer as 77. Okay, very good. So the ASCII value of capital M is 77. अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर पास हो गया 77. ओके, अब हम आते हैं केस के अंदर। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज, कुछ एक एक्सप्रेशन है, तो हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो आप मुझे बताइए 73 प्लस 9 माइनस 5 कितना होता है? 73 प्लस 9 माइनस 5 इवेल्युएट्स टू, Nobody is giving the answer. it's a basic math, it will evaluate to 77. 77. Right. Everybody is giving 77. Okay. वेरी गुड। तो ये तो जनरल मैथमेटिक्स हो गया। तो 77 ये आपका केस हो गया 77 एंड इट इज एन कांस्टेंट। आप देखिए यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, सारे इंटीजर कांस्टेंट है, तो इट्स परफेक्टली फाइन। यहाँ पर क्या आ गया 77, तो प्रिंट कर देगा, ये केस ट्रू हो गया। क्योंकि अब या तो केस में आपको मिल जाता कैरेक्टर कैपिटल एम, या आपको केस में मिल जाए 77, दोनों ही केस में आपका वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट एक बात आप नोट लिख लीजिए कहीं कि अगर ये दोनों ही लिखे होते तो अगेन यहाँ पर क्या होता, एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज ऑफ केस आ जाता। तो आप लोग इसे कहीं डबल कोट्स में नोट बनाकर लिख लीजिए कि केस में यूनिक वैल्यूज ही होनी चाहिए, केस में एक ही स्विच के अंदर दो केस की सेम वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज तो स्विच कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से केस को एग्जीक्यूट किया जाए। तो ये भी एक एरर है कि डुप्लीकेट वैल्यूज ऑफ केस। तो या तो मुझे मिल जाता सिंगल कोट्स में एम, या मुझे मिल जाए 77। तो मुझे क्या मिल गया 77, तो ये वाला केस मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा और स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा रोज। ओके, अब इसके बाद मुझे मिल गया ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, मुझे सीधे स्विच से बाहर ले जाएगा। स्विच के बाहर आते ही मुझे एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट मिला जिसमें प्रिंट हो रहा है लोटस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोटस प्रिंट हो जाएगा। तो जो आउटपुट स्क्रीन है उसमें क्या आएगा हमारा, रोज एंड लोटस। सो ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है सबको? Just write okay if it is clear to you. Right, ma'am. Let's move to the next question. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जल्दी जल्दी से सॉल्व कीजिए। Okay, so we have got answers as C. Both the Okay. Siddharths are saying C. Then we have got A and then C. So there's a confusion between A and C. Fine, you have 30 seconds. Others also solve it. I can just see the same names again and again. Others also solve it. We've got 100 plus students in this class. I should get 100 plus answers over here. Anurag, you can just write A, B, C or D. Don't write A, C dot 20. We'll understand. Right now, B is also started coming. We also have A and C. Okay, let's see the answer, ma'am. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जिसने भी ए दिया है वो भी ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं है लॉजिकल और किस तरीके से काम करता है, तो इट इज एक्सेप्टेबल। आज के बाद आप लोगों का भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बट आई थिंक बी तो किसी भी तरीके से नहीं आ सकता। लेट्स सी कैसे इसको रन करना है।
चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, a इज इक्वल्स टू 20 एंड b इज इक्वल्स टू 30। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर इफ की कंडीशन गिवन है, इफ कंडीशन सेज a लेस देन b, लॉजिकल और a इज इक्वल्स टू 26 ग्रेटर देन 50। ओके, तो ये जो लॉजिकल और ऑपरेटर है वो क्या करता है कि इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है, इन दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन जो है वो इवेल्युएट होता है ट्रू से, तो वो क्या कर देता है, ट्रू रिटर्न कर देता है। ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये जो इस क्वेश्चन में ट्रिक काम आ रही है कि इन दोनों में से अगर पहली ही कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो सेकंड कंडीशन को चेक ही नहीं करता है। ओके, तो अब आप ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है 30। 20 इज लेस देन 30, कंडीशन ट्रू। तो जब एक ही ट्रू होगी, उसे एग्जीक्यूट होना ही है, तो वो आगे की कंडीशन चेक करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा। तो हम लोग हो गया, यहाँ पर क्या रिजल्ट आ गया, ट्रू आ गया, हम इफ लूप के अंदर आ गए। मतलब कि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, हम इफ लूप के अंदर आ गए, प्रिंट एफ हो गया ए। अब बात आती है ए की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो ए की वैल्यू में चेंजेस तो हुए नहीं। अगर ये पार्ट एग्जीक्यूट होता तो ए की वैल्यू चेंज होके क्या होती, 26 हो जाती। बट क्योंकि ये पार्ट इवेल्युएट ही नहीं हुआ तो ए की वैल्यू विल रिमेन 20। तो यहाँ पर वो क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा 20। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 20। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, लॉजिकल एंड जो होता है, जो लॉजिकल एंड होता है वो दोनों कंडीशंस चेक करता है, ठीक है। लेकिन जो लॉजिकल और होता है वो सिर्फ पहली कंडीशन चेक करके अगर उसे ट्रू मिल जाता है तो वो आगे नहीं जाता। और लॉजिकल एंड में अगर उसे पहली कंडीशन फॉल्स मिल जाती है तो भी वो आगे नहीं जाता। क्यों, क्योंकि इसमें से एक भी फॉल्स हो गई तो कंडीशन तो फॉल्स ही होनी है। तो अगर यहाँ पर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है लॉजिकल एंड में, तो वो नेक्स्ट वाले ऑपरेंड को चेक ही नहीं करता। ये बात बहुत से क्वेश्चंस में ये ट्रिक यूज होती है, तो मेक श्योर अब आपको ये आगे से ध्यान रहेगी। तो इट इज ओके टू ऑल ऑफ यू। Vaibhav is asking to repeat once again. Tushar, I cannot understand what you've written. मैम एक ओके बार और बता दीजिए। ओके वैभव, तो ध्यान से सुनिए आप सब लोग, यहाँ पर हमें एक वेरिएबल गिवन है a जिसकी वैल्यू है 20, एक वेरिएबल गिवन है b, यहाँ पर लगा हुआ है लॉजिकल और। तो मैंने आपको ये बताया है कि लॉजिकल और, पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि लॉजिकल और क्या करता है। लॉजिकल और में अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो ट्रू रिटर्न करता है। तो अगर यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ पर क्या होने वाला है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये ट्रू है तो उसको रिटर्न ही करना है ट्रू, तो वो इस कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। ओके, पर अगर ये कंडीशन लेट से फॉल्स होती तो वो इस कंडीशन को चेक करता, शायद ये ट्रू हो तो भी तो ट्रू आ सकता है ना आउटपुट। पर अगर ये पहले ही ट्रू हो गई है तो वो आगे वाली को चेक ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर यही हो रहा है, ए इज लेस देन बी, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है तो उसने इस वाली स्टेटमेंट को चेक ही नहीं किया और ट्रू रिटर्न कर दिया। तो ये इफ ट्रू हो गया तो ट्रू, मतलब हम इफ लूप के अंदर आ गए। जैसे हम इफ ब्लॉक के अंदर आए, यहाँ पर ए पे क्या प्रिंट हो रहा है, 20, तो ए की वैल्यू 20 थी, वो 20 प्रिंट हो गई। अगर यहाँ पर लिखा होता a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता a इज ग्रेटर देन b तो क्या होता, ये कंडीशन हो जाती फॉल्स। हम ये वाला पार्ट चेक करते, a इज इक्वल्स टू 26, मतलब a में 26 असाइन हो गया, 26 इज ग्रेटर देन 15, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। तो कंडीशन जैसे ही यहाँ पर ट्रू हो गई तो अब a की वैल्यू तो चेंज होकर कितनी हो चुकी होती, 26। उस केस में आपका आंसर a आता। आई थिंक अब मैंने सारे एस्पेक्ट से समझा दिया, बच्चों को क्लियर होना चाहिए। So if yes, please write yes in the chat box. Just write okay if it is clear. Right, मैम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, so this is the next question. Okay, we've got answers as D, mostly D. D. Okay. Now we are getting A also, and one of them is B also.
आई थिंक मोस्टली आंसर्स डी ही आ रहे हैं मैम. सोल्यूशन देख लेते हैं. इतने एरर होने के बाद जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में एरर हो. इट मींस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. अब इसको देखते हैं फटाफट कैसे. यहाँ पर लिखा हुआ है इंट वेर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू. तो वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया आपका, डब्ल्यू की आस्काई वैल्यू स्टोर हो गई, स्मॉल डब्ल्यू की आस्काई वैल्यू. ठीक है, तो अब हम चलते हैं स्विच डब्ल्यू. ओके, तो हमें सबसे पहला ही मिल गया स्मॉल डब्ल्यू. अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज आएंगी, तो बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि यह है स्मॉल लेटर डब्ल्यू और यह है कैपिटल लेटर डब्ल्यू, और दोनों की ही आस्काई वैल्यूज अलग अलग होती है. फाइन. अब हम देखते हैं कि आउटपुट जो आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है, हेलो आउटपुट आ रहा है स्क्रीन पर. नाउ अगर आप सपोज कीजिए, मैं यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था, तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट एफ हेलो, तो क्या होगा, जैसे ही इसको केस डब्ल्यू मिला, उसने यहाँ पर देखा प्रिंट एफ हेलो लिखा हुआ है, तो वो एक बार हेलो प्रिंट कर देगा. क्योंकि यहाँ पर कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, वो नेक्स्ट केस भी एग्जीक्यूट करेगा. तो वो नेक्स्ट केस एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे इसको एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट मिल गई, जिसमें क्या है, हेलो है, तो वो एक और हेलो प्रिंट कर देगा, एंड देन वो ब्रेक हो जाएगा. बट हमारे आउटपुट में तो सिंगल हेलो आ रहा है, इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, तो बी ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता. अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं सीधे ब्रेक, तो अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लिख दूंगी, तो उसको पहली स्टेटमेंट ब्रेक मिल गई, वो आपकी स्विच कंडीशन से बाहर आ जाएगा, और कुछ भी आपका आउटपुट स्क्रीन जो रहेगी वो ब्लैंक रहेगी, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. पर अगर मैं इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ देती हूँ ब्लैंक, दैट वुड बी परफेक्टली फाइन, कोई एरर नहीं है. तो केस डब्ल्यू जो है, स्मॉल डब्ल्यू और सेम कैपिटल डब्ल्यू सेम कंडीशन को फॉलो करेंगे. तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दिया, तो क्या होगा, केस डब्ल्यू एक ट्रू हुआ, इस पर आया, इसे कुछ भी नहीं मिला, कोई ब्रेक भी नहीं मिला, वो नेक्स्ट केस में गया, कैपिटल डब्ल्यू, उसने हेलो को प्रिंट किया, एंड देन वो ब्रेक हो गया. तो हमारा जो आउटपुट है वो मैच हो गया. इट मींस दैट कि जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, हेलो सॉरी ब्लैंक. दिस इज द राइट आंसर. तो ये सबको क्लियर है. Just right, okay. So we'll take one more question. We still have time. Yes, ma'am, let's move. ओके, चलिए, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, we have got answer from Sanskriti as C, first answer, then we are getting A. One or two option C's again, now option C's. Okay, so the confusion is between A and C, ma'am. Okay, so the correct answer is option number C. Let's see how. तो यहाँ पर बोला है द फॉलोइंग सी प्रोग्राम प्रिंट्स 2. ओके, तो यहाँ पर आपको एक वेरिएबल है var1 जिसकी वैल्यू है 3, नेक्स्ट है var2 जिसकी वैल्यू है 5. ओके, सो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज. तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑप्शंस की वैल्यू को पुट करके देख लीजिए. तो हम फटाफट से पुट करते हैं वैल्यूज. अगर हम var2 में 6 को सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर, तो क्या होगा, var2 की वैल्यू आपकी असाइन हो गई है 6. 6 इज इक्वल्स टू var1 दैट इज 3. कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स. वो आपका एल्स पार्ट में आ जाएगा. एल्स पार्ट में कर रहा है प्लस प्लस var2, तो प्लस प्लस var2 में हमने क्या इमेजिन किया था, क्या है var2 में वैल्यू हो चुकी है 6, तो प्लस प्लस 6 कितना हो जाएगा 7. पर आउटपुट तो हमारा कितना आ रहा है 2, तो मतलब ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है. नेक्स्ट में चलते हैं. अगर हम var2 की वैल्यू रख देते हैं 3, तो 3 इज इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू हो जाएगी. कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएगा और प्रिंट करेगा प्लस प्लस var1. तो var1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो प्लस प्लस var1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा. बट आउटपुट कितना है 2 है. अब हम ऑप्शन चेक करते हैं सी. अगर मैंने var2 की जगह रखा 1, तो 1 इज इक्वल टू 3, कंडीशन हो गई फॉल्स. हम एल्स ब्लॉक में आ गए और प्रिंट एफ हो गया प्लस प्लस var2, तो प्लस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट कितना आ रहा है 2. इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Just write okay if it is clear.
Okay, so they have understood, ma'am. We can move forward. Okay. So this is the question on your screen. Solve it. Okay, we're getting answers as A. A, B, D. Okay. Now the majority says D. So there is still confusion between A and D. Some are saying A and some are saying D. So this is the solution and the correct option is option number D. वाई क्योंकि अभी अभी ये तो हमने डिस्कस किया था। आई वाज एक्सपेक्ट कि इसका तो सारे लोग आंसर सही देंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केस ए एंड ए इज अ वेरिएबल, तो यहीं पर ही एरर जनरेट हो जाएगी। वैसे तो यहाँ तक तो क्लियर ही होना चाहिए था। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ भी कंफ्यूजन होना चाहिए। ए की वैल्यू 5 है, ठीक है। बी में हमने असाइन कर दिया ए, तो बी की वैल्यू भी 5 हो गई, ठीक है। केस आया 5, यहाँ पर उसे केस 5 तो मिला नहीं, और उसको क्या मिल गया, केस ए। अगर ये सिंगल कोट्स में ए होता तो चलो ठीक था, कोई एरर नहीं होती, वो डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर देता। बट यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएबल ए लिखा है तो इट इज एन एरर। आई थिंक अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो फटाफट से यस लिख दो। Right. Yes, ma'am. सब लोग yes बोल रहे हैं. Fine. We can move forward, I think. ओके, फटाफट से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। Okay, so majority answers are D. Few of them saying A also. So the correct answer is option number A. Let's see how. यहाँ पर क्या वैल्यू है, फ्लोट v इज इक्वल्स टू 5.0। ओके, तो v की वैल्यू कितनी है, 5.0। नाउ स्विच वेयर इज इक्वल्स टू v प्लस 1। तो यहाँ पर अगर मैं लिख देती स्विच 5.2 समथिंग, तो वो एरर होता। एरर क्यों होता है, क्योंकि स्विच के अंदर सिर्फ इंटीजर्स ही अलाउड होते हैं। बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेयर इज इक्वल्स टू v प्लस 1। तो v है आपका 5.0, उसमें मैंने प्लस 1 को ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका 6.0। ओके, अब वेयर की वैल्यू है 6.0, क्योंकि वेयर जो है वो एक इंटीजर है। तो जब मैं इस 6 को इसके अंदर स्टोर करना चाहूंगी तो क्या होगा, ये फोर्सफुली इसमें 6 को स्टोर कर देगा और डेसिमल की बाद की वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देगा। यही होता है नॉर्मली। तो अब क्या होगा, तो वेयर के अंदर जो वैल्यूज आपकी स्टोर होगी वो क्या हो जाएगी, 6। जैसे इसके अंदर 6 स्टोर हुआ, इसे केस के लिए ढूंढेगा 6 को, इसे मिल गया केस 6। तो जैसे ही केस 6 के अंदर आया, इसने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो लर्नर्स को प्रिंट कर दिया, एंड देन ब्रेक हो गया। तो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, हेलो लर्नर्स। आई थिंक ये आप सबको क्लियर हो चुके होंगे स्विच केस एंड इफ लूप। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है वो रुकिए, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू आयशा मैम, ओवर टू यू। Okay, students. So if you have